तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कन्फिगरेशन। बड़े सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, सर कॉपर की कन्फिगरेशन क्रोमियम की कन्फिगरेशन अनॉमलस क्यों है, क्या रीज़न है कि कॉपर और क्रोमियम की कन्फिगरेशन अलग है। तो अभी हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। जैसे हम मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ। सो याद कैसे करना है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को, सटी वीकर मन फी को नी कूजन। तो किस तरीके से याद करना है, सटी वीकर मन फी को, या आ गया सटी वीकर मन फी को नी कूजन। तो रफ में हिंदी में लिख लेना है सटी वीकर मन फी को नी कूजन। तो इस एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, तुमने 21 से स्टार्ट करना है। तो 21 आ गया, ये 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और लास्ट वाला कौन सा आ गया 30। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, आर्गन का यूज़ करके हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं ये ले लेता हूँ स्कैंडियम। तो कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, आगे आ गया 3s2, 3p6, फिर क्या आ गया 3d, फिर आ गया 4s, यहाँ तक हो गए 18। तो जितना एटॉमिक नंबर हो उतने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ तक 18 हो गए। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4s में, 3p के बाद 4s में भरेंगे। 18 और 2 कितना हो गया 20। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, एक। 4s के बाद हम इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं, 3d में भरते हैं, तो बचे ही एक ही भरेंगे। तो ये कन्फिगरेशन आ गई किसकी, स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम की कन्फिगरेशन ये आ गई। अगर मैं आर्गन का यूज़ करूँ, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, तो उसकी जगह इसको मिटा के मैं आर्गन लिख सकता हूँ। मतलब आर्गन की कन्फिगरेशन अगर देखी जाए और एटॉमिक नंबर 18 है, तो उसकी कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो उसको मिटा के मैं आर्गन लिख सकता हूँ। नोबल गैसेस का यूज़ कर सकते हैं हम, तो उसको मिटा के मैं यहाँ आर्गन लिख देता हूँ। यहाँ पे आर्गन आ गया। फिर आगे बात करें तो क्या कन्फिगरेशन बचती है, 3d 4s, 3d1 4s2, ये आ गई किसकी कन्फिगरेशन, स्कैंडियम की। शॉर्ट कन्फिगरेशन इस तरीके से लिखेंगे। अब टाइटेनियम की बात करें तो उसको भी ऐसे लिखेंगे, आर्गन 3d 4s। तो 18, 2 20, 20 तो कितने बचे, 2 इसमें भरेंगे 22। ऐसे वनेडियम की बात करें तो आर्गन 3d 4s, तो ये आ गया 18, 2 20, 20 और 3 23। अब हम क्रोमियम की बात करते हैं। आर्गन कन्फिगरेशन क्या आएगी, 3d 4s, 18, 2 20, 20 और 4 24। तो ये आनी चाहिए थी इसकी कन्फिगरेशन, एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन, जो तुम सोचते हो रूल के अकॉर्डिंग, अब वो प्रिंसिपल हंस रूल। तो कन्फिगरेशन ये आनी चाहिए थी क्रोमियम की। चलो इसमें कुछ चेंजेस हैं, मैं स्टार डाल देता हूँ। आगे Mn की बात करते हैं। मैंगनीज की आर्गन 3d 4s, ये आ गया 18, 18 2 20, 20 और 5 25। फिर आगे आयरन की बात करते हैं। आर्गन ये आ गया 3d 4s, 18 ही हो गया, 18 2 20, 20 और 6 26। अब कोबाल्ट की बात करते हैं। कोबाल्ट की कन्फिगरेशन क्या आएगी, आर्गन 3d 4s, 18 2 20, 20 और 7 27। अब निकल की बात करते हैं। आर्गन ये आ गया 3d 4s, 18 ये आ गया, 18 2 20, 20 और 8 28। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉपर की। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना 29। तो उसकी कन्फिगरेशन क्या होनी चाहिए, देखो आर्गन 3d 4s, ये आ गया 18, इसमें आगे 18 2 20 होगी, 20 और 9 कितने हो गए 20 और 9 29 हो गए। तो ये आ गई कॉपर की कन्फिगरेशन। इसकी कन्फिगरेशन की अनॉमलस है, अभी देखते हैं क्या होती है। जिंक की बात करते हैं। आर्गन 3d 4s, तो 18 ये आ गया, 18 2 20, 20 10 और 30, ये आ गया किसकी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की कन्फिगरेशन। इंपॉर्टेंट है ये, इसको किस तरीके से याद करना है, सटी वीकर मन फी को नीकूजन। तो सटी वीकर मन फी को नीकूजन, तो तुमने इसको इस तरीके से याद करना है। अब ये कन्फिगरेशन है सबकी एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन। मतलब अगर मैं जिनमें मैंने स्टार डाला हुआ है, इनकी कन्फिगरेशन ये होनी चाहिए थी जो तुमने एक्सपेक्ट किया था। तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था इनसे, तुमने ये एक्सपेक्ट किया था कि क्रोमियम की कन्फिगरेशन क्या होनी चाहिए थी, 3d 4 4s2, और कॉपर की क्या होनी चाहिए थी, 3d 9 4s2। पर इनकी ये कन्फिगरेशन नहीं होती है। अब इनकी एक्चुअल कन्फिगरेशन क्या होती है, एक्चुअल कन्फिगरेशन अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर की एक्चुअल कन्फिगरेशन होती है, आर्गन 3d 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, तो कन्फिगरेशन 3d 5 4s1। अगर तुम्हें पेपर में क्रोमियम की कन्फिगरेशन लिखने के लिए बोलेंगे तो तुम्हें ये लिखनी है, ये नहीं लिखनी है। होनी चाहिए थी ये आ गई एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन, जो तुमने एक्सपेक्ट की थी, और ये आ गई एक्चुअल होती
ये रियल कन्फिगरेशन है, और ये एक थ्योरेटिकल कन्फिगरेशन है, एक इमेजिनरी कन्फिगरेशन है। मतलब होनी चाहिए थी ये, होती है ये एक्चुअल कन्फिगरेशन, और ये आगे एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू रूल ये होनी चाहिए थी, पर होती ये है। अब हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि एक्सपेक्ट जो कन्फिगरेशन है क्रोमियम और कॉपर की, वो अनॉमलस क्यों है, मतलब अलग क्यों है, रूल से अलग क्यों है, किसकी, क्रोमियम और कॉपर की। तो कॉपर की कन्फिगरेशन ये होनी चाहिए थी, पर कॉपर की कन्फिगरेशन ये नहीं होती है। तो कॉपर की कन्फिगरेशन क्या होती है, 3d4s 18, 4s से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है 3d में, तो क्या होती है 3d10 4s1 होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। क्रोमियम की कन्फिगरेशन होनी चाहिए थी एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन 3d4 4s2, पर होती कौन सी 3d5 4s1। ऐसे ही कॉपर की कन्फिगरेशन क्या होनी चाहिए थी, 3d9 4s2 होनी चाहिए थी, पर होती कौन सी 3d10 4s1। अब ऐसा क्यों होता है, जो क्रोमियम और कॉपर की एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन है वो क्यों नहीं है, एक्चुअल कन्फिगरेशन क्यों अलग है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। आज हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे, क्रोमियम और कॉपर की कन्फिगरेशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम और कॉपर। तो अगर मैं क्रोमियम और कॉपर की बात करूं, तो क्रोमियम की कन्फिगरेशन क्या होनी चाहिए थी, एटॉमिक नंबर 24, तो होनी चाहिए थी क्रोमियम की कन्फिगरेशन 18, ये आ गया 3d4s 18 2 20 और 4 इसमें बढ़ गए 24। तो क्रोमियम की कन्फिगरेशन ये होनी चाहिए थी, इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड, जो हमने सोचा था। तुम सब बच्चों ने भी यही सोचा होगा। तो बात करते हैं ये इसकी कौन सी कन्फिगरेशन होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन ये होनी चाहिए थी, जो तुमने एक्सपेक्ट किया था, ये आ गई एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन। पर एक्चुअल कन्फिगरेशन क्या होती है क्रोमियम की, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दोनों की लिख देता हूँ, यहाँ टेबल से बना देते हैं। तो एक्चुअल क्या होती है क्रोमियम 3d4s, तो देखना ध्यान से, 4s से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है 3d में, तो कन्फिगरेशन क्या होती है 3d5 4s1, ये आ गई एक्चुअल कन्फिगरेशन। तो एक्चुअल में कन्फिगरेशन ये होती है इसकी। अब ऐसे ही बात करते हैं किसकी, कॉपर की। तो कॉपर की अगर बात की जाए, कॉपर की कन्फिगरेशन क्या होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी आर्गन 3d4s 18 2 20 और 9 इसमें भर दो, हो गए पूरे। तो ये आगे एक्सपेक्टेड, जो तुमने एक्सपेक्ट की थी कि ऐसा होना चाहिए था, पर ये कन्फिगरेशन कॉपर की नहीं होती है। होती कौन सी है, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करा जाता है 3d में, तो कन्फिगरेशन क्या होती है आर्गन 3d10 4s1, ये आ गई एक्चुअल कन्फिगरेशन, ये आ गई एक्चुअल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, कहता है कि जो एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन थी वो कौन सी थी, होनी कौन सी चाहिए थी 3d4 4s2, कॉपर की 3d9 4s2, पर होती ही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहता है कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन होती है उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, लोअर एनर्जी और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। अब ये आ गई हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन और ये आ गई फुली फिल्ड कन्फिगरेशन। जरा इसको हम ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग बनाएं, जैसे क्रोमियम को, तो लास्ट की क्या है 3d4, ये आ गया 3d4 और 4s2, ये आ गई कौन सी कन्फिगरेशन, एक्सपेक्टेड। तो एक्चुअल की बात करें, ये क्रोमियम के केस में अगर एक्चुअल की बात करें, एक्चुअल कन्फिगरेशन क्या होती है, होती कैसे कि 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाता है 3d में, तो कन्फिगरेशन क्या होती है क्रोमियम की 3d5 4s1, ये आ गई एक्चुअल। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा रीजन देता है कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन होती है उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये अगर कन्फिगरेशन मैंने डी को देखना है सेम ऑर्बिटल को, तो ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है, ये पार्शली हाफ फिल्ड है। जैसे सपोज करो हमारे पास 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 बंदों में से 4 को तुमने 1-1 रुपया दे दिया, इसको नहीं दिया, ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है, मतलब कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है।
अगर इसकी बात की जाए तो ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। तो कहता है कंप्लीटली हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन जो होती है उसकी लोअर एनर्जी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, इसलिए क्रोमियम की कन्फिगरेशन ये नहीं होती, ये होती है एक्चुअल कन्फिगरेशन। अब कहता है कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन होती है उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है और लोअर एनर्जी होती है, इसलिए क्या हुआ क्रोमियम के केस में 4s2 से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया 3d में, और कन्फिगरेशन क्या हो गई 3d5 4s1, मतलब हाफ फिल्ड हो गई। तो हाफ फिल्ड मतलब कन्फिगरेशन स्टेबल हो गई। अब आगे बात करते हैं क्रोमियम की, कॉपर की। तो कॉपर की अगर बात की जाए तो कन्फिगरेशन क्या होती है 3d9 4s2। तो इस केस में क्या है, तो ऐसे ही 4s2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा 3d में, तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी फुली फिल्ड। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फुली फिल्ड कन्फिगरेशन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए 4s2 से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके कन्फिगरेशन क्या होगी फुली फिल्ड। इसलिए कॉपर की कन्फिगरेशन ये नहीं होती है, ये होती है। इसलिए क्यों, क्योंकि जो फुली फिल्ड कन्फिगरेशन होती है उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि जो हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन होती है उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। इसलिए क्रोमियम और कॉपर के केस में जो कन्फिगरेशन जो तुमने एक्सपेक्ट की थी वो नहीं होती, और उसमें कन्फिगरेशन में चेंज आ जाता है। 4s2 से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है, कन्फिगरेशन हाफ फिल्ड हो जाती है। और ऐसे ही कॉपर के केस में भी 4s2 से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है 3d में, और कन्फिगरेशन क्या होती है फुली फिल्ड। तो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन जो होती है उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है और लोअर एनर्जी होती है। अब हम बात करेंगे कि क्यों हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन स्टेबल होती है, हम उस टॉपिक पे आएंगे। तो कहता है कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन होती है वो क्यों स्टेबल होती है। तो अब हम पढ़ेंगे, इसके दो कारण है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन क्यों स्टेबल होती है। पहला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन, हमने पढ़ा कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन स्टेबल होती हैं। अब पढ़ेंगे कि क्यों स्टेबल होती हैं, क्या कारण है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन स्टेबल होती है। पहला रीजन क्या आ गया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं क्रोमियम की कन्फिगरेशन क्या थी 3d4, एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन क्या थी 3d4, और आगे क्या था 4s2, ये आ गया 3d4, ये आ गया 4s2, ये आ गया एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन जो तुमने सोची थी रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे ही बात करते हैं कि होती कौन सी है, फिर होती कौन सी है 4s2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके चला जाता है 3d इसमें चला जाता है एम्प्टी ऑर्बिटल में, और ये कन्फिगरेशन ये होती है एक्चुअल। तो ये आ गई 3d4 4s2 और ये आ गई 3d5 4s1। अब हम पढ़ेंगे कि हमें पता है यहाँ क्रोमियम की कन्फिगरेशन जो है वो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है। अब कम्प्लीटली हाफ फिल्ड होगी कैसे, जब 4s2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा 3d में, तो कन्फिगरेशन कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगी, इसलिए क्रोमियम की कन्फिगरेशन ये होती है। अब हम पढ़ेंगे भाई क्यों हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन स्टेबल होती है, रीजन क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे पास कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, एक ही घर में रहते हैं, ये अलग घर है क्योंकि ये अलग ऑर्बिटल है, ये पांचों की एनर्जी सेम है, ये एक घर आ गया, ये अलग घर आ गया। अब क्या हुआ कि 5 बच्चे थे, 5 में से तुमने क्या किया, 4 बच्चों को 1-1 रुपए दे दिया, 1-1 रुपए दे दिया, इस बच्चे को कुछ नहीं मिला। अब ये क्या होगा, आपस में लड़ेंगे तो इनमें क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी, ये ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब इनमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अब क्या होगा, स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए हम साथ वाले घर से 1 रुपया लेंगे, 1 रुपया लेंगे, इस बच्चे को भी हम 1 रुपया दे देंगे। अब ये खुश हो जाएंगे, चारों आराम से रहेंगे, इंजॉय करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था 1 रुपये का, यहाँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन 1 रुपये का, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तुमने 5 बच्चे थे, 4 बच्चों को 1-1 रुपये दिया, तो तुमने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। सिमेट्रिकल होता है एक जैसा सिस्टम, एक जैसा कंट्रीब्यूशन, तो तुमने यहाँ एक जैसा कंट्रीब्यूशन नहीं किया। तो यहाँ तुमने साथ वाले घर से 1 रुपया लिया, फिर इसको दे दिया। अब क्या हुआ, जो है अब 1 रुपये का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब तुमने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 1 रुपये का। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी चीज़ का करने से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। जैसे चेयर है, चेयर की 4 टांगे हैं, तो सपोज करो अगर एक ही टांग होती तो फिर क्या होता, तो चेयर अनस्टेबल होती, एलिमिनेट हो जाती। तुम दुकान में देते, वो आगे रिसाइकल के लिए देता, तो वो एलिमिनेट हो जाती। तो कोई भी चीज़ अर्थ पे कौन सी एग्जिस्ट करती है, जो स्टेबल है। कोई भी चीज़ अनस्टेबल से किसकी तरफ जाती है, स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करती है, ताकि वो ज़्यादा देर तक क्या करे, एग्जिस्ट करे। तो कोई भी चीज़ अनस्टेबल है तो वो एलिमिनेट हो जाती है, कोई भी चीज़ स्टेबल है वही एग्जिस्ट करती है। ऐसे ये कन्फिगरेशन क्या थी, अनस्टेबल थी। अनस्टेबल मैंने बताया, 5 बच्चे थे,
4 को तुमने 1 रुपये दिया, 1 को नहीं दिया, तो इनमें आपस में लड़ाई हो गई, तो इसका मतलब अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। अब क्या किया हमने, साथ वाले घर से 1 रुपया लिया, इसको दे दिया, अब हमने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 1 रुपये का, तो सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। सिमेट्री की वजह से इसमें क्या आएगी, स्टेबिलिटी। इसलिए 3D5 कन्फिगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। कंप्लीटली हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1 रुपये का नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम इसमें क्या लिखेंगे पेपर में, अगर ये टॉपिक आता है तो हम लिखेंगे सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कन्फिगरेशन आर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन क्यों स्टेबल होती है, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। हमें पता है सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, किसी भी चीज में अगर सिमेट्री होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, किसी भी चीज में सिमेट्री होगी। तो कहता है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन आर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करें क्रोमियम कैसे सिमेट्री अटेन करता है। जैसे 4s2 से इलेक्ट्रॉन जब करता है 3D में, तो कन्फिगरेशन क्या हो जाती है, सिमेट्रिकल, मतलब मोर स्टेबल हो जाती है कन्फिगरेशन। ऐसे मैं बात करता हूँ किसकी, कॉपर की। तो कॉपर की अगर मैं बात करूँ, कॉपर ये आ गया 3D9 और ये आ गया 4s2। कॉपर की केस में क्या होगा, 4s2 से जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ, 3D, इसको 3D9 बना देते, ये 3D9 आ गया। अब देखो जरा, अब क्या है, इस घर की बात करते हैं। इस घर में 5 बच्चे हैं, 2 को दे दिए, 4 को दे दिए 2-2 रुपये, और 5 को दे दिया 1 रुपये, लड़ेंगे, अनस्टेबल। इसका मतलब ये कन्फिगरेशन अनस्टेबल है। अब स्टेबिलिटी कैसे अटेन होगी, 4s2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 3D9 में, तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 3D10, मतलब फुली फिल्ड कन्फिगरेशन। तो फुली फिल्ड कन्फिगरेशन क्यों स्टेबल होती है, देखो क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कन्फिगरेशन आर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो क्या आ गया, सिमेट्री आ गई, मतलब सिमेट्री मतलब कन्फिगरेशन मोर स्टेबल हो गई। तो ये पहला रीजन आ गया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन होती है वो क्यों स्टेबल होती है, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम इसमें। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, अगर हम एक्सचेंज एनर्जी देखें तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, जैसे सपोज करो क्रोमियम की कन्फिगरेशन ये होती है, मान लेते हैं ये तुमने एक्सपेक्ट की थी जो, ठीक है, 3D क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 4s2, ये आ गई एक्सपेक्टेड, जो तुमने सोची थी रूल के अकॉर्डिंग, पर ये नहीं होती है। एक्चुअल कन्फिगरेशन क्रोमियम की ये नहीं है, ये गलत है। तो है कौन सी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है, तो एक्चुअल कन्फिगरेशन यही है क्रोमियम, ठीक है। पेपर में तुमने कौन सी लिखनी है, पेपर में तुम लिखोगे 3D5 4s1 क्रोमियम की कन्फिगरेशन जब भी तुम्हें पूछी जाएगी। अब मैं बात करता हूँ एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है। एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज, द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर विद इन द सेम सबशेल, जस्ट सेम ऑर्बिटल्स 3D में, इधर नहीं जाना है हमें, ठीक है, सेम ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है सेम। तो एक्सचेंज मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन सपोज करो अगर कन्फिगरेशन 3D4 होती है, तो 3D4 4s2 में इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकते हैं, उस पॉसिबिलिटी को देखो। जैसे तुम क्या करोगे, पहला इलेक्ट्रॉन, मैं डबल एडिड एरो बना रहा हूँ, डबल एडिड का मतलब क्या हुआ, अगर तुम इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ लगाते हो, तुमने यहाँ लगाया, इसको उठा के यहाँ रखो, तो उनकी स्पिन में चेंज नहीं आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे तुमने इस इलेक्ट्रॉन को उठाया, सपोज करो मैंने उठा दिया, उठा के इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, तो पहला इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकता है, वन वे। अब इसको यहाँ भी ले आ सकती है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ, दो, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ, देखो डबल एडिड एरो है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, तो एम्प्टी ऑर्बिटल में एक्सचेंज नहीं होता। एक्सचेंज मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर। तो अब पहला इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकता है 3D4 कन्फिगरेशन में, कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो पहला इलेक्ट्रॉन 3 वे से एक्सचेंज हो सकता है। तो अगर मैं इसका कन्फिगरेशन की बात करूँ 3D, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो तुम्हें पता चल गया होगा पहला इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकता है 3 वे से। और मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन पे आता हूँ, सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकता है, इसके नीचे लिख देते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकता था, कितने तरीके से 3 वे से। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन देखो, सेकंड इलेक्ट्रॉन कैसे, ये डबल एडिड एरो बनाओ, तुमने बैक नहीं जाना है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आओ, यहाँ से यहाँ ले आओ, पहला इलेक्ट्रॉन 1 वे आ गया, ये 2 वे आ गया, इसका मतलब आगे नहीं जा सकते हैं, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ,
तो सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकता है? 2 वे से। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकता है? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 1 वे। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इस तरफ नहीं जा सकता है, तो इसलिए टोटल कितने वे आएंगे? 3 + 2, ये 0 आ जाएगा, मतलब 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल कितने वे है? 3 + 2 कितना आ गया? 5+, मतलब टोटल 6 वे से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं अगर कन्फिगरेशन क्या होगी? 3d4 4s2। तो मेरे कहने का मतलब अगर कन्फिगरेशन 3d4 क्या होगी? 4s2, तो इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकते हैं? 6 वे से। तो आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं इस कन्फिगरेशन की। सपोज करो हमने बोला इसमें इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकते हैं? 6 वे से। अब मैं हाफ फिल्ड, फुली मतलब कंप्लीटली हाफ फिल्ड मतलब पूरा ये हाफ फिल्ड है, तो इसमें कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकते हैं? देखो, पहला इलेक्ट्रॉन ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। तो पहला इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकता है? 4 वे से। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन देखो कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकता है? इसको इधर ले आओ, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन 3 वे से एक्सचेंज हो सकता है। आगे बात करते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन की। थर्ड इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकता है? यहाँ 2 वे से। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 वे से एक्सचेंज हो सकता है। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकता है? 1 वे से। तो टोटल कितने वे आ गए हमारे पास? 4 + 3 कितना आ गया? 7 + 2 कितना आ गया? 9 और 1 10। तो अगर मैं फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल कितने वे आ गए? इसको प्लस कर दो, प्लस करके कितना आएगा हमारे पास? 10 वे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर कन्फिगरेशन क्या होगी? 3d5 4s1। अगर कन्फिगरेशन 3d5 4s1 होगी तो इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज होगा? हाफ फील्ड में कितने तरीके से? 10 वे से। तो क्या कहता है? लार्ज एक्सचेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ दिस कन्फिगरेशन। अगर मैं बात करूं, अगर कन्फिगरेशन 3d4 4s2 होगी तो इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज होता है? 6 वे से। अगर कन्फिगरेशन क्या होगी? 3d5 4s1 तो इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज होता है? 10 वे से। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा एक्सचेंज होती हैं? वे ऑफ एक्सचेंज कहाँ ज़्यादा है? 3d5 4s1, मतलब इस कन्फिगरेशन में। तो जितना ज़्यादा वे होगा, मतलब लार्ज एक्सचेंज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कन्फिगरेशन की। इसका मतलब यहाँ ज़्यादा वे हैं एक्सचेंज होने के इलेक्ट्रॉन्स के, तो इस कन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। 3d5 4s1 कन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 3d4 4s2। तो अगर मैं बात करूँ इन 3d4 4s2 द इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्सचेंज इन 6 वेज। अगर मैं बात करूँ इन 3d5 4s1 द इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज इन 10 वेज। तो अगर मैं लार्ज एक्सचेंज of electrons is responsible for the greater stability of this configuration। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सपोज करो ग्राउंड में बंदा भाग रहा है, अगर वो 10 चक्कर लगाता है ग्राउंड के, तो वो ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। जिस चीज़ के बाद एनर्जी कम होगी ना, वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर ग्राउंड में 10 चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा, तो उसके पास स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। अगर 6 चक्कर लगा रहा है तो वो भी एनर्जी लूज करेगा, पर इतनी ज़्यादा नहीं करेगा। ये वाला ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा, ये भी करेगा पर ये ज़्यादा करेगा। तो जितने चक्कर लगाएगा बंदा उतनी जल्दी थक जाएगा, मतलब थका क्यों? क्योंकि उसने एनर्जी लूज कर दी। तो इधर ज़्यादा एनर्जी लूज होगी। इसका मतलब 3d5 4s1 कन्फिगरेशन मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 3d4 4s2 कन्फिगरेशन। इसका मतलब लार्ज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ दिस कन्फिगरेशन। इसलिए हाफ फील्ड कन्फिगरेशन जो है फुली फील्ड कन्फिगरेशन। ऐसे ही फुली फील्ड का हम देखेंगे। हाफ फील्ड और फुली फील्ड कन्फिगरेशन क्यों ज़्यादा स्टेबल होती हैं? इसलिए ज़्यादा स्टेबल होती हैं, एक तो रीज़न उनमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, किसमें? हाफ फील्ड और फुली फील्ड कन्फिगरेशन में। नंबर 2 उनमें क्या होता है? नंबर 2 बात करें तो उनमें लार्ज एक्सचेंज एनर्जी होती है। मतलब जैसे इसमें 10 वे से लार्ज एक्सचेंज एनर्जी नहीं, मतलब उसमें ज़्यादा वे से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं।
तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन 10 वे से एक्सचेंज होते हैं, तो इसमें कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं? 6 वे से। तो लार्ज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ दिस कन्फिगरेशन। इसलिए हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन जो है वो स्टेबल होती है।